Hello, future lawyers. Welcome to my YouTube channel LLH Law Learn Hub. तो जैसे कि कल हम लोग आपको इंट्रोडक्शन दिए थे मुस्लिम लॉ का, जिसको हम लोग फैमिली लॉ टू के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन हमने दिया, फिर स्कूल्स पढ़ाया, सुन्नी स्कूल, शिया स्कूल। अब हम लोग पढ़ाएंगे मैरिजेस, मतलब मैरिजेस कैसा होता है, मुस्लिम मैरिज को क्या बोला जाता है। हम लोग हमेशा इसको याद रखेंगे कि मुस्लिम मैरिज को जो है वो हमेशा सिविल नेचर माना जाता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स कंटेन या फिर प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। जिसी तरह हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़े थे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या था, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स था। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स था कि डेट इसमें ऑफर होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, विटनेस अगर है तो विटनेस होना चाहिए, और वगैरह वगैरह, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो और भी बहुत सारा इसमें टर्म्स था। तो उसी तरह ठीक मुस्लिम लॉ में भी वही है। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो बोला गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज बोला जाता है मुस्लिम लॉ को। जनरली जो मुस्लिम जो मैरिज होता है जिसको कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। तो पहला हम लोग जो जब ऑफर किसी को अगर हम लोग करते हैं शादी के लिए, तो जाहिर सा बात है लड़का जनरली लड़की को ऑफर करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वहां क्या लड़की क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। अगर उसको हाँ रहता है तो बोल देती है हाँ मुझे करना है, और नहीं करना है तो वो मना कर देती है। तो जो ये ऑफर जो है, जो लड़का जो उसको ऑफर करता है, उसको एक वर्ड नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इजाब। IJAB, क्या नाम से बोलते हैं इसको, इजाब। इजाब, इजाब का मतलब क्या होता है, ऑफर, ठीक है। और जो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, उसका एक्सेप्टेंस को क्या बोला जाता है, कबूल। याद रहे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कबूल, एक्सेप्टेंस। तो ठीक उसी तरह इसमें ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट लाइक एज इट इज इन कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में कि जो उसका एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, ठीक उसी तरह मैरिज में भी, मुस्लिम मैरिज में भी उसका एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है। जैसे कि ऑफर होगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, फ्री कंसेंट होगा। ऐसा नहीं किसी को बंदूक के नोक पे हम बोले कि नहीं अब तुमको हमसे शादी करना पड़ेगा, अब बेचारी वो लड़की को मजबूरी में शादी करना पड़ा, ऐसा नहीं है। मतलब वो लड़की का फ्री कंसेंट होने मांगता है। क्लियर है। चलो अब हम लोग बताते हैं कि जब ये शादी जब होता है, जब मुस्लिम मैरिज जब होता है, तो उसमें ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, विटनेस का प्रेजेंस रहेगा। जैसे सुन्नी में क्या है कि दो मर्द, मतलब दो मेल मैंडेटरी है विटनेस के लिए, और अगर दो मर्द नहीं है तो वन मेल या फिर टू फीमेल, ठीक है। और कैपेसिटी क्या है, मतलब क्या कैपेसिटी ऑफ एज, मतलब कैपेसिटी ऑफ मतलब क्या कि लड़की का शादी, जैसे हम लोग हिंदू लॉ में क्या पढ़े हैं कि लड़का लड़की का एज 18 होना चाहिए और लड़का का 21 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसको बोलता है एज ऑफ मेच्योरिटी। अगर कोई बच्चा या बच्ची अगर मेच्योरिटी अगर मतलब तक पहुंच गया, एज तक पहुंच गया, दैट इज हम लोग 15 साल इसको मानते हैं, तो वो केपेबल है, वो एलिजिबल भी है कि वो शादी कर सकती है। लेकिन 18 साल के अंदर तक उसका जो भी मतलब बोलते हैं वो गार्जियनशिप जो है उसके गार्जियन के हाथ में रहेगा। बट उसका एक ऑफर और, मतलब एक उसको ऑफर और ये भी है कि अगर वो जब भी चाहे तो वो शादी में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कह सकती है। वो तो बहुत बात का प्रोसेस है, मतलब यहाँ तक आप इसको जान के रखिए, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, कैपेसिटी, अब जाहिर सी बात है कि एक आदमी है जो कि पागल है, अब एक अच्छा लड़की को, जो खूबसूरत सी लड़की उसको प्रपोज करके बोले कि नहीं यू हैव टू मैरी मी, तो उस टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई बीमारी नहीं हो उसके बदले, कोई डिजीज नहीं हो, या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं हो कि जो जेल में चले गया वहां से आए पैरोल पे फिर बोले कि तुमको हमसे शादी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एकदम पूरा एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सब, इसी में सब कुछ प्रेजेंट है। अब हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि शादी में जब कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो उसमें क्या रहता है, फ्री कंसेंट रहता है, दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होने मांगता है। ठीक उसी तरह शादी में भी फ्री कंसेंट होने मांगते हैं दोनों पार्टीज का, ठीक है। और इसमें कुछ रिलेशन का ना प्रोहिबिशन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, जिसको हम पहला हम लोग बोलेंगे कॉन्सैग्निटी। कॉन्सैग्निटी का मतलब क्या होता है, एक ब्लड के जो बच्चे होते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। जैसे मेरे पापा जो है उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो मैं अपनी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप पहला जो पॉइंट है कॉन्सैग्निटी उसमें आता है। दूसरा आता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा ये मैं कॉन्सैग्निटी का जो मीनिंग था उसका मैं स्पेलिंग आपको लिख के बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं बच्चे के ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ब्लड रिलेशन,
मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकते हैं, वहां मैरिज नहीं होगा। क्लियर है। एफिनिटी में क्या होता है, इसका दूसरा पॉइंट है एफिनिटी। ठीक है। अब एफिनिटी जो होता है, इनमें क्या होता है कि जिनका रिश्ता मैरिज की वजह से हुआ हो, शादी की वजह से हुआ हो, उनसे शादी नहीं कर सकते। जैसे मेरी किसी लड़की से शादी हुई, तो मैं उसकी माँ से मतलब अपने सासू माँ से शादी नहीं कर सकता, उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता। अगर मेरी वाइफ अगर जिंदा है, अगर वो इस दुनिया में है, अगर वो एक्सेप्शन है कि जब वो डेथ कर जाती हो, मुस्लिम्स में ऐसा कल्चर है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो अपनी सिस्टर इन लॉ से मैं शादी नहीं कर सकता, अपनी मदर इन लॉ से मैं शादी नहीं कर सकता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफिनिटी। कि मतलब क्या है कि जिसके वजह से मेरा रिलेशन हुआ हो, जिसके वजह से, इसको इसीलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, रिलेशन बना हो, रिलेशन बना हो, उनके परिवार से मैं, उनके माँ बाप से मैं शादी नहीं कर सकता। और दूसरा है फॉस्टर एज। फॉस्टर एज का मतलब क्या होता है, फॉस्टर एज जनरली सब जानते हैं कि मान के चलिए कोई ऐसी औरत जो कि उस बच्चे की मां नहीं है, लेकिन कभी उसको एक बार जीवन में दूध पिला दी है, मतलब मिल्क ब्रेस्ट फीड कर दी है, मिल्क फीड कर दी है, तो उनके बच्चों से शादी नहीं किया जा सकता है, और ना कि उस औरत से शादी किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में आता है। क्लियर है। चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं पोलिएंड्री। ये ऑफ टॉपिक है। पोलिएंड्री का मतलब क्या होता है, अगर एग्जाम में अगर आ गया कि पोलिएंड्री क्या है, हालांकि जो बता रहा हूं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एलएलबी में के क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जिनका मुस्लिम लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप जब इसको करेंगे आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है आते भी हैं। ठीक है। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं पोलिएंड्री में। पोलिएंड्री का मतलब क्या होता है, जहां पर की वाइफ है शादी के एक हस्बैंड से, लेकिन उसका हस्बैंड का डेथ नहीं हुआ हो, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ हो, तो उसका वो जो वाइफ है दूसरा शादी नहीं करती है। मतलब अ वाइफ कैन नॉट कीप टू हस्बैंड, मतलब एक वाइफ दो हस्बैंड नहीं रह सकती है कि जो दोनों जीवित हो। एक्सेप्शन कब है, व्हेन देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कब होता है, आइदर बाय डेथ और बाय डिवोर्स। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके आगे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं बताऊंगा आपको। अब मैं आता हूं एक अनलॉफुल कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनलॉफुल कन्वेंशन। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैरिज है, मुस्लिम मैरिज का। अनलॉफुल कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजी लगे। अनलॉफुल कन्वेंशन में क्या होता है, मैरिज कैन नॉट बी डन। कैसे, एक a man who's already married to a woman, if he is again married to a woman, so the relation between the first wife and the second wife cannot have any kind of prohibited degree relation। मतलब एक मर्द है, किसी एक औरत से शादी किया, फिर दूसरी औरत से शादी किया, उन दोनों के बीच में कोई प्रोहिबिटेड डिग्री का रिलेशन नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्री का रिलेशन में क्या क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सैंग्यूनिटी, आपस में भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता है, ब्लड का। एफिनिटी, जिनके वजह से रिश्ता हुआ हो, मतलब मेरी वाइफ या मेरे ब्रदर की वाइफ, उनके से शादी नहीं कर सकते हैं। तीसरा है फॉस्टर। तो प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में ये 3 पॉइंट है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है। वही क्या बताती है कि वो अनलॉफुल कंजक्शन है। और अनलॉफुल कंजक्शन में क्या है, अगर उनकी 4 वाइफ जीवित है तो मैन कैन नॉट मैरी फिफ्थ वाइफ, क्योंकि मुस्लिम में 4 मैरिज तो वैलिड है। लेकिन कब वैलिड है कि मान 4 शादी तो वो एक साथ कर सकता है, लेकिन मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है, तो एक मुस्लिम मैन है कि वो शादी किया, पहला शादी किया, फिर दूसरा शादी किया, फिर तीसरा शादी किया, फिर चौथा शादी किया, लेकिन अगर वो आदमी फिर पांचवा शादी करता है, देन दैट मैरिज विल बी कॉल्ड वॉइड मैरिज, वो वॉइड मैरिज हो जाएगा। लेकिन मान के चलो उसमें से उसका 2 नंबर की बीवी डेथ कर गई, और फिर उसके बाद वो 5वां शादी करे, तो वो शादी माना जाएगा, वो फिफ्थ मैरिज इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक वाइफ उसकी डेथ कर गई है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग अनलॉफुल कंजक्शन आपको समझ में आ गया है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि इन मुस्लिम मैरिज विदाउट विटनेस will not be accepted, will not be done। इधर पीरियड में शादी नहीं होता है। डिफरेंट रिलीजन में जो फायर वर्शिपर या आइडल वर्शिपर है, उनमें शादी नहीं माना जाता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं
टाइप्स ऑफ मैरिज। क्लियर है? हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज क्या है? इसमें जनरली जो बता रहा हूं मैं, इसमें चार टाइप के मैरिज होते हैं, जिसमें हम लोग बोलेंगे वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज को हम लोग क्या बोलेंगे? सही मैरिज, जो सही तरीके से हुआ हो, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया हो, पूरा ऑल द एसेंशियल एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन मैरिज, वो सब होना, वो सब हुआ हो तो वैलिड माना जाएगा। दूसरा है फासिद मैरिज। फासिद मैरिज मैरिज का मतलब क्या होता है? इररेगुलर मैरिज। इररेगुलर मतलब कि इसमें फ्री कंसेंट नहीं हुआ है, ठीक है, बिना विटनेस का शादी हुआ है, पांचवा बीवी से शादी हुआ हो, चारों जीवित है, पांचवा शादी कर लिया हो, इद्दत पीरियड के टाइम शादी हुआ है, और कोई ऐसी फीमेल या व्यक्ति से शादी उसका हुआ है जो कि फायर वर्शिपर हो, या मेल है या फीमेल, अगर किसी मेल से की तो फायर वर्शिपर हो या फिर आइडल वर्शिपर हो। क्लियर? इसका मतलब है कि दूसरा रिलीजन में शादी नहीं किया जा सकता है अगर उसका बिलीफ वन गॉड्स पे नहीं है तो। क्लियर है? और थर्ड है बातिल मैरिज, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड मैरिज, मतलब इसमें फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है, इसमें पॉलिएंड्री अगर फॉलो हो गया, मतलब वाइफ अगर है, दूसरा दो शादी कर ली, दोनों हस्बैंड जीवित है, तब रिलेशन प्रोबेबिलिटी डिग्री रिलेशन में तीनों में शादी होगा, कॉन्सैंग्युइनिटी, एफिनिटी और या फिर फॉस्टेरिटी, तब तब इसको हम लोग बोलेंगे बातिल मैरिज। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलेंगे वाइड मैरिज। अब हम लोग लास्ट रखते हैं मुता मैरिज, जो कि शिया में आता है। ये टाइप्स ऑफ मैरिज के सिर्फ तीन टाइप का है। कौन सा? वैलिड है, जिसको हम लोग सही मैरिज मानेंगे, दूसरा फासिद है जिसको इरेगुलर मैरिज बोलेंगे, और तीसरा है बातिल मैरिज जिसको हम लोग वाइड मैरिज बोलेंगे। ये तीन टाइप्स के ही मैरिज होते हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं शिया। तो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ कितने टाइप्स की मैरिज है। पहला है वैलिड मैरिज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सही मैरिज। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्लियर है? ठीक है। दूसरा है फासिद मैरिज। फासिद मैरिज जिसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर मैरिज, ठीक है। तीसरा क्या है? आप लोग समझदार हैं तो पता ही होगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, बातिल मैरिज। बातिल मैरिज जिसको हम लोग वाइड मैरिज बोल सकते हैं। क्या? वाइड मैरिज। ज्यादा कुछ नहीं, खाली फोकस करना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपके लिए इजी, इसीलिए मैं एकदम सिंपल हिंदी में कह रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं अपना सिंपल रखूं ताकि आपको समझने में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये आ गया, ये जनरली टाइप्स ऑफ मैरिजेस है। लेकिन मुता मैरिज बोल के आता है जो कि हम लोग, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है, ये आपको बाद में काम आएगा। ये आता है क्या? मुता मैरिज। आप बोलिएगा सर ये मुता मैरिज क्या? तो मैं बता दे रहा हूँ, मुता मैरिज है जनरली शिया में ये होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, मुता मैरिज को बोले सर कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। यस, ये ऐसा टाइप का मैरिज है, ये ऐसा टाइप का शादी है जो शिया कम्युनिटी में कराया जाता है, ताकि किसी इंसान का या किसी मेल या फीमेल का सर्टेन सेक्सुअल जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाए। क्लियर है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन शिया। इट इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मैरिज, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इट इज ओनली डन टू सैटिस्फाई सर्टेन डिजायर्स। इट इज डन फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या था बताया। इट इज रिकॉग्नाइज्ड, कहां रिकॉग्नाइज किया गया? इतना शादियां स्कूल में। क्लियर है? इन मुता मैरिज मेरा चाइल्ड इज बॉर्न, जब मुता मैरिज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो बच्चा रहेगा वो मतलब लेजिटिमेट चाइल्ड रहेगा, ठीक है, लेजिटिमेट वो रहेगा। एंड द चाइल्ड ओनली इनहेरिट मदर्स प्रॉपर्टी, मतलब वो बच्चा जो सिर्फ अपने माँ का प्रॉपर्टी में ही हकदार है, बाप में उसका कोई हक, उसका हकदार नहीं है। अब मुता मैरिज में याद रहे कि विटनेस का जरूरत नहीं लगता है। मुता मैरिज किसी भी धर्म से किया जा सकता है, एनी रिलीजन। तो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बना दिया। अगर इसमें अगर 5 नंबर का अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है मान के चलो एग्जाम में, जैसे केएनयू में अक्सर काजी नजरुद्दीन यूनिवर्सिटी जो आसनसोल वाला है, इसमें 5 नंबर का ऑलरेडी क्वेश्चन आता है, तो ऑलमोस्ट अगर आपको आधा पेज लिखना है तो मैंने जितने भी पॉइंट बताए थे आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। ये है मुता मैरिज के हमने बता दिए। अब हम लोग आते हैं डावर, पूछा जाए तो डावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डावर का दूसरा नाम है महर। क्या नाम है उसका? महर। डावर, महर। ये महर है क्या? ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन फॉर द मैरिज। डावर इज गिवन
एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू अ मुस्लिम वुमेन। मान के चलो कोई लड़की शादी करके आती है, तो शादी के टाइम उसको उसके फर्स्ट नाइट में जब उससे हस्बैंड के पास जाता है तो उसको महर देता है, डावर देता है। किस लिए? एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, कि आप मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी को बाहर करूंगी, यहाँ से एक नया हम लोग का जिंदगी का शुरुआत होगा, एक नई पीढ़ी का शुरुआत होगा। उसको थैंक यू बोलेगा कि तुम अपना परिवार, अपना घर संसार, जहां तुम पैदा हुई थी, जहां तुम बॉर्न हुई थी, तुम उसको छोड़ के मेरे पास में आई हो यहाँ पर हरा भरा करने के लिए। उसके लिए उसको एक लव और रिस्पेक्ट दिया जाता है। हालांकि हम सभी को पता है कि शादी के बाद लोगों का क्या हाल होता है, मैं उसके कमेंट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं इट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ लव, इट इज एन ऑब्लिगेशन, मतलब इट इज ऑब्लिगेशन फॉर हस्बैंड टू मेंटेन वाइफ, ठीक है। और उसके बाद क्या, मतलब ये जिम्मेदारी मूव हो जाता है। एक्चुअली जब शादी होता है ना, दावा के टाइम ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है अपने वाइफ को ध्यान दे। तो वो ना एक जो दावा देता है ना, उस मतलब वो एक तरीके का प्रूफ है कि यस आई एम टेकिंग योर रिस्पांसिबिलिटी, मैं आपको जिम्मेदारी ले रहा हूँ, यस आज के दिन से ही मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं डावर। आपको समझ में आ गया हो? तो अब हम लोग बोलेंगे डावर में ना टाइप्स ऑफ डावर है, जैसे स्पेसिफाइड डावर है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पहला है इट इज नोन एज, मतलब इसको बोलेंगे महर ए मुसामा। महर ए मुसामा में दो टाइप है, फ्रॉम, जिसको हम लोग बोलेंगे मुअज्जल। ये क्या आता है? शादी हुआ तुरंत इसको दे दिया गया, मतलब जैसे शादी हुआ एज सून एज मैरिज इज डन, तुरंत उसको वाइफ एलिजिबल हो जाएगी वो डावर पाने के लिए, उसको संसद दे दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ मैरिज तुरंत। और दूसरा है डिफर्ड, मुअज्जल। अच्छा मैं वो पॉइंट बता दे रहा हूं आपको ताकि समझने में आसानी हो। ये टाइप्स 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 में क्या है, पहला जो पॉइंट है वो है स्पेसिफाइड। इसको स्पेसिफाइड के अंदर दो पार्ट आते हैं, जैसे ये स्पेसिफाइड है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट है प्रॉम्प्ट, जिसका नाम आप ना याद रखोगे, इसका नाम है मुअज्जल, MUAJJAL, मुअज्जल, ठीक है। मुअज्जल का मतलब क्या होता है? इट इज गिवन इमीडिएटली एट मैरिज, ठीक है। एज सून एज मैरिज इज डन, देन इन दिस वाइफ इज एलिजिबल टू गेट डावर ऑन द मैरिज टाइम ओनली। मतलब शादी के वक्त जैसे शादी उसका होता है, वाइफ क्या एलिजिबिलिटी बढ़ गया उसका, अब उसको तुरंत उसको मिलना चाहिए। क्लियर है? और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है डिफर्ड, ये वाला DEFERRED। अब ये ऑलमोस्ट हम लोग नाम से में, लेकिन इसमें एक चीज और लगेगा, क्या? मुअज्जल, MUAJJAL, मुअज्जल, ठीक है। मुअज्जल ये क्या होता है? दिस जनरली हैपेंस इन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये जब शादी जब होता है, डिसोल्यूशन जब शादी जब खत्म होता है, और डिसोल्यूशन दो तरीका से होता है, आइदर बाय डेथ, कोई मैरिज नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो दो तरीका का होता है, आइदर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स, या फिर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। वो तो डाइवोर्स में भी हम चलेंगे, वो दूसरा पार्ट चलेंगे, लेकिन जान लीजिए एंड डिसोल्यूशन कैन बी डन टू either by divorce or by death, amount decided in marriage time only, that when there will be a dissolution of marriage। मतलब ये इसलिए होता है कि मान के चलिए डिफरेंट में जब शादी होता है, तो शादी होने का टाइम एक डिसीजन हो जाता है कि अगर कभी इन फ्यूचर डाइवोर्स होता है तो मेंटेनेंस के तौर पे वाइफ को इतना अमाउंट या इतना लमसम दिया जाएगा, ताकि वो अपना जिंदगी का आगे जो बसर है, जो आगे का जो फ्यूचर है वो कैसे चलाए, उसी को हम लोग बोलेंगे मुआज्जल। क्लियर है? और जो दूसरा है, जैसे हम लोग स्पेसिफाइड पढ़ा, पहला नंबर पॉइंट है। दूसरा क्या है? अनस्पेसिफाइड। अब बोलिएगा सर अनस्पेसिफाइड में खाली एक ही है, क्या है? महर ए मिस्र। क्या बोलेंगे? महर ए मिस्र, MISL। अब बोलोगे ये क्या है? इट इज अनडिसाइडेड। ये एक अनडिसाइडेड है। द अमाउंट ऑफ डावर विल बी डिसाइडेड इन फ्यूचर, मतलब ये अनडिसाइडेड रहता है, वो फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा किसको कब कैसे कहां कब देना है, ठीक है। अभी शादी के टाइम में कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सुन्नी और शिया में। देखो सुन्नी में क्या होता है, जो मिनिमम डावर है वो 10 दिरहम होना चाहिए, लेकिन शिया में कोई लिमिट नहीं, याद रहे। और मैक्सिमम डावर जो है मतलब सुन्नी में वो नो लिमिट है, लेकिन जब वो शिया में आता है तो 500 दिरहम है। वैसे आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ, ताकि अगर कभी फ्यूचर अगर आया ना, ये अगर कभी गिव द डिफरेंस बिटवीन मतलब डावर ऑफ मुस्लिम सुन्नी देन शिया, तो आपको याद रहे कि कितना स्टार्टिंग कर सकता है शिया और सुन्नी और कितना तक जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर ये सब छोटी छोटी पॉइंट जो है एग्जाम में आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 1-2 मार्क्स में ऐसा, तो बहुत ये पॉइंट्स लेके आप बहुत लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख दो शिया, ठीक है, यहाँ पर सुन्नी, ठीक है, इतना याद रहे। तो मिनिमम टावर, ये है मिनिमम डावर इसमें, और इधर है मैक्सिमम डावर, मैक्सिमम डावर। आप लोगों को समझने के लिए हम लाल से हाईलाइट कर दे, ताकि आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। देखो शिया में क्या होता है, जो मिनिमम डावर है इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, देयर इज नो लिमिट, लेकिन इसमें एक लिमिट है, क्या, 10 दिरहम्स, 10 दिरहम्स। लेकिन जो मैक्सिमम जो डावर है वो शिया में वो 500 दिरहम से ज्यादा आप दे नहीं सकते, 500 दिरहम्स। लेकिन इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है, हैज नो लिमिट। क्लियर है? ये चार्ट बना के आपको दे दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इतना याद रहे कि मैं मैरिज की बात कर रहा हूं, तो हम लोग शिया मैरिज में अगर आते हैं तो इतना याद रहे कि अंडर शिया लॉ विटनेस इज नॉट मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जब शादी जब मतलब डिसोल्यूशन होगा तो उस टाइम विटनेस आर रिक्वायर्ड। ये है शिया लॉ का कहानी। इतना माइंड में आप इसको बैठा के रख लो कि जब भी कोई भी शिया का अगर शादी होता है अंडर शिया लॉ, व्हेन देयर इज अ मैरिज इन शिया community, then at that moment of time no witness is required, but in dissolution of marriage witnesses are required। इतना आपको इसको याद रहेगा। जैसे in case of minor, अगर बाल बच्चे को माइनर है तो गार्जियन इज गिविंग मैरिज इन प्लेस ऑफ माइनर, देन इन दैट केस विटनेस इज रिक्वायर्ड। अब मान के चलिए कोई शिया में कोई बच्चे मतलब 14-15 साल का एज ऑफ मेच्योरिटी वाली बच्ची का शादी हो रहा है, बच्चा का शादी हो रहा है, वो तो 18 हुआ नहीं है, तो उसका गार्जियनशिप जो है उसके गार्जियन के पास में है। तो क्या है, उस टाइम जो है एक विटनेस, उस टाइम हो सकता है विटनेस का जरूरत पड़ता है उस टाइम। क्लियर है? हाँ, तो याद रहे, when there is non payment of dower, then there are certain rights which a woman gets। सब क्लियर है? अगर डावर अगर नहीं मिला किसी वाइफ को या किसी लेडी को, तो उसके पास कुछ कुछ राइट्स है। क्या है? वो अपने हस्बैंड के साथ रिफ्यूज कर दे उसको कि मैं तुम्हारे साथ कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करूंगी, कोहैबिट नहीं करूंगी। जैसे शी हैज द पावर टू रिफ्यूज फॉर फिजिकल रिलेशन विद हिम, अपने हस्बैंड के साथ में वो मना कर सकती है। क्या है? वो अपने डावर को लोन की तरह मान ले, यस इट इज माय लोन व्हिच यू हैव टेकन एंड यू हैव स्टिल नॉट गिवन, अभी तक आपने हमको दिया नहीं है, तो इट विल बी रिगार्डेड एज डेब्ट। वो उसको महसूस दिलवा सकती है कि आपका जो डावर है, जो हमको देने वाले थे, जो मेरा महर है, वो आपके ऊपर एक लोन है, ठीक है। और क्या, शी हैव द राइट टू लीव, राइट टू पोसेस द प्रॉपर्टी, नहीं होगा तो प्रॉपर्टी के माध्यम से वो ले लेगी, ठीक है। अनटिल द वाइफ हैजंट रिसीव्ड द डावर, तब तक कि जब तक उसको क्या नाम है, डावर नहीं रिसीव किया गया हो। क्लियर है? ये टाइप्स ऑफ मैरिज हमने आज करा दिया है। और यहाँ पर हम तो पार्ट 2, जैसे कि कल हमने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसमें पहले मुस्लिम्स का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उसका स्कूल्स बताया, आज हमने मैरिजेस बता दिया, मैरिजेस का टाइप्स बता दिया। तो आज हम लोग पार्ट 2 में बस यही तक रखते हैं, ठीक है। पार्ट 3 को और जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो पार्ट 3 को मतलब इंटरेस्ट में और देखने के लिए, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो ये, तो पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमसे समझाने में कोई कमी रह जाती है तो बताएं, हम पार्ट 3 में और अच्छे से कराएंगे, जिसमें हम लोग तलाक का डिस्कशन करेंगे, जो पार्ट 3 मिलेगा। और अगर एलएलबी के साथ रहना है तो उसके साथ में आपको एलएलएच को लेकर चलना है। लॉ लर्न हब चैनल जो है, लॉ लर्न हब के साथ में आप लोग जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।